हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई चल रही है आपकी। अभी जिस तरीके से कोरोना के हालात बने हुए हैं तो ऑनलाइन पे ध्यान देते रहिए, पढ़ते रहिए धीरे धीरे। हम नहीं कह सकते कि सिस्टम कब से ओपन होंगे कब से नहीं होंगे। ठीक है, कोरोना यूँ भी अभी क्या है, एक तरीके से कोरोना का ब्लास्ट हो रखा है। आप भी रोज न्यूज़ देखते होंगे। ठीक है, तो हम तो अभी पूरा फोकस कहाँ बनाए हुए हैं, आपकी ऑनलाइन स्टडी पे। आप भी आपका पूरा फोकस आपकी ऑनलाइन स्टडी पर ही बनाए रखें। फिर जैसे जैसे हालात सामान्य होते जाएंगे तो आप और हम जल्दी ही मिलेंगे, हम ऐसे उम्मीद करते हैं। ठीक है। अब देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पे चर्चा की। मैंने आपको बताया कि अनिश्चितता का सिद्धांत आपको बताता क्या है। ये जो अनसर्टेनिटी आई है, अनिश्चितता जो आई है, जनरेट हुई है, ये किस वजह से जनरेट हुई है, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फिजिकल मीनिंग क्या है, हमने इस बात पे चर्चा की है लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर कुछ बच्चे लास्ट लेक्चर नहीं देख पाए हो, वैसे तो आपको देखना चाहिए, हम ये उम्मीद करते हैं। तो मैं आपको फिर बता दूं कि जो अनिश्चितता जो जनरेट होती है, अकर हो रही है, वो किस वजह से अकर हो रही है, आपके डुअल नेचर की वजह से। क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम केवल और केवल किस नेचर में बात करते थे, वेव नेचर में। केवल किस नेचर में बात करते थे हम, वेव नेचर में। लेकिन यहां पर कभी पार्टिकल नेचर में बात होती है, कभी वेव नेचर में बात होती है, डुअल नेचर की बात होती है। तो जो ये अनसर्टेनिटी जो अकर हुई है आपके, ये किस वजह से आई है, डुअल नेचर की वजह से। ठीक है, अब डुअल नेचर आपके लाइट की भी हो सकती है, पार्टिकल की भी हो सकती है। ओके, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फिजिकल मीनिंग क्या था आपके पास, कि आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको यह बताता है कि आप पार्टिकल के भविष्य पथ, फ्यूचर में पार्टिकल का पाथ क्या रहेगा, इस बारे में आप नहीं बता सकते क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, क्लासिकल में बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्लासिकल में जो आपके पास पार्टिकल होता है वो ऐसा होता है जिसे आप देख पाते हैं आंखों से, आप मैक्रो लेवल पे बात कर रहे होते हैं। और क्वांटम के अंदर हम कहां चले गए, माइक्रो लेवल पे चले गए, हमें दिखना बंद हो गया, हमारी आंखों की रोशनी चली गई क्वांटम में आते ही। अब सब कुछ क्या है आपके पास, इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन इज व्हाट, इमेजिनेशन ही क्या है आपके पास। साइंस की डेफिनेशन क्या देते हैं, वो जो पढ़ के आए हो ना आप किताबों में, वो तो खैर वो डेफिनेशन अच्छी है, कोई बात नहीं, कि क्रमबद्ध अध्ययन ब्ला ब्ला ब्ला, वो अलग मैटर है। साइंस की सबसे बढ़िया डेफिनेशन क्या है, आपसे अगर कोई पूछ ले व्हाट इज साइंस, तो क्या बताएंगे आप साइंस के बारे में। साइंस इज नथिंग बट अ गुड गैस, एक अच्छा अनुमान है। विज्ञान क्या है आपके पास, एक अच्छा गैस है कि आप कितना अच्छा गैस कर सकते हैं। विज्ञान एक अच्छा अनुमान है। अब जिसका अनुमान जितना सटीक होगा, उसके रिजल्ट भी उतने ही अच्छे मिलेंगे आपको। ठीक है, जिसका गेस जितना अच्छा होगा वो उतने ही अच्छे रिजल्ट पाएगा। तो व्हाट इज साइंस, साइंस इज नथिंग बट ए गुड गैस, एक अच्छा अनुमान है, उसके अलावा साइंस कुछ नहीं है। फिर वो आपके वो रिटर्न में किताबों की जो आती है कि किसी भी चीज का परीक्षण लिए गए का क्रमबद्ध अध्ययन ब्ला ब्ला ब्ला, क्या कहलाता है आपके, विज्ञान कहलाता है। वो ठीक है, वो किताब वाली बात है। लेकिन पर्सनली हम जो समझते हैं साइंस से, व्हाट इज साइंस, साइंस इज नथिंग बट अ गुड गैस, विज्ञान एक अच्छा अनुमान है। ठीक है, तो हम कहां चले गए, अनुमान की मोस्ट ऑफ बात तो कहां हो रही है, देखो क्वांटम के अंदर, कि क्वांटम में भी दिखना तो बंद हो गया। अब आपके पास बचा क्या, ओनली इमेजिनेशन। सोचो, जितना अच्छा सोच सकते हो सोचो, सोच के हम जितना अच्छा लगा पा रहे हैं उतना अच्छा लगाने की कोशिश करो, फिर देखो कि क्या निकल के आता है। आई एम श्योर अगर आपने बहुत अच्छा अनुमान लगाया है तो जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है वो भी बहुत अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, जो ये अपने साइंटिस्ट होते हैं जो रिसर्च करते हैं ना, वो इसी थीम पे चलते हैं कि पहले गेस करते हैं, फिर वो देखते हैं कि मैंने क्या क्या सोचा, फिर उस चीज को क्या है इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू। और आप देख ही रहे हो आज विज्ञान का रूप क्या है, हम किस लेवल पे हैं, हमने जहां सोचा नहीं होगा हम उस लेवल पे पहुंच गए। और अभी तो आप देखते जाओ, आप हम तो जानते भी नहीं है टेक्नोलॉजी एक्चुअल में कहां पहुंच चुकी है, टेक्नोलॉजी का दायरा तो बहुत बढ़ चुका है।
आने वाले कुछ सालों में किस लेवल तक जाने वाला है, आप और हम साथ मिलके देखेंगे। ठीक है, देखते जाते हैं क्या होता है। अब हम बात करते हैं वापस हमारे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात आती है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस की। आपके एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपके लिए एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एप्लीकेशन हम डिस्कस करें तो फर्स्ट एप्लीकेशन है कि विद द हेल्प ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रूव दैट, अनिश्चितता के सिद्धांत की सहायता से सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रह सकता है, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के अंदर अस्तित्व संभव नहीं है। किसकी हेल्प से बताना है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से। ठीक है, अब ये तो आपको भी पता है इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं। कहां रहते हैं इलेक्ट्रॉन? नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिनको हम वृत्ताकार मान लेते हैं। ठीक है, ये बोर का जो सिद्धांत था आपके नील्स बोर का, उसकी लिमिटेशन है, कमी है, ध्यान रखना। नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में नाभिक की कक्षाएं कैसी मानी थी? सर्कुलर, वृत्ताकार, बट एक्चुअल में होती कैसी है? एलिप्टिकल, दीर्घ वृत्ताकार होती है। ठीक है, तो आपको पता है नील्स बोर मॉडल के परमाणु का समस्त द्रव्यमान, टोटल मास, टोटल पॉजिटिव चार्ज कहां होता है? एक नाभिक में होता है, एक छोटे से केंद्र में होता है, सेंटर में, जिसे आप क्या बोलते हैं? नाभिक। नाभिक कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि नाभिक के अंदर क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको पता है न्यूट्रॉन के पास चार्ज 0 होता है और प्रोटॉन के पास चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। इसलिए नाभिक कैसा है आपके? पॉजिटिव होता है। किसने बताया? रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग आपने पढ़ा है। ठीक है, फिर नील्स बोर आए बाद में। नील्स बोर ने क्या कहा? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और नील्स बोर को अपने परमाणु मॉडल के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया बाद में। ठीक है, तो आपको ये डिस्कवरी तो पहले हो चुकी कि इलेक्ट्रॉन रहता कहां है, लेकिन आपको मैथमेटिकली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से यह बताना है कि इलेक्ट्रॉन का नाभिक के अंदर अस्तित्व संभव नहीं है। ओके, तो हम इसको डिस्कस करें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से। उससे पहले मैं आपको एप्लीकेशन क्वेश्चन की फॉर्म में करवा रहा हूं, उसका क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, आप पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम इसके सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, आप लिख लीजिए। ओके, अब आपने लिख लिया। अब देखिए, इस क्वेश्चन को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से सोल्व करें तो सबसे पहले तो आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल याद करो। ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2। मिनिमम कितनी होगी? जब आप इक्वल्स टू यूज करोगे। कम से कम कितनी हो सकती है? इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2, या हमेशा अनसर्टेनिटी अनिश्चितता उससे ज्यादा ही होगी। ठीक है, अब डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स, दो में से किसी एक की वैल्यू आपको पता होना जरूरी है। अब देखो कि हमें तो इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहा, तो हम उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी फाइंड करें, उसके लिए आपके पास जरूरी है कि आपके पास पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या हो? अवेलेबल हो। पोजीशन में अनसर्टेनिटी का मतलब होता है आपको कम से कम ये रेंज तो पता हो कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां रहेगा। अब देखिए, हम कॉन्ट्रडिक्शन लेके बात कर रहे हैं। ठीक है, हम प्रतिलोम लेके बात कर रहे हैं। आपको प्रूव क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रह सकता। और जब हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर रहे हैं तो हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि माना इलेक्ट्रॉन कहां है? नाभिक के अंदर है। समझ रहे हैं? लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रॉन इज इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कहां है आपका? न्यूक्लियस के अंदर है। अब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो इलेक्ट्रॉन कहां कहां मूव कर सकता है, कहां कहां गति कर सकता है? पूरे न्यूक्लियस के अंदर कहीं भी रह सकता है। भाई कहां रहेगा हम थोड़े ना डिसाइड कर सकते हैं, हमें दिख तो कुछ रही नहीं, हम कैसे बता सकते हैं एग्जैक्टली कहां है? तो पूरे न्यूक्लियस में कहीं भी हो सकता है। और आप जानते हैं नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है आपके पास? लगभग 5 फर्मी की कोटि की होती है।
नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है आपके पास? 5 फर्मी। सपोज करो ये आपका नाभिक है, यहां से यहां तक की त्रिज्या कितनी है आपके पास? 5 फर्मी। तो इलेक्ट्रॉन कहां रह सकता है? यहां से लेके यहां तक, मतलब इसके व्यास के बराबर की दूरी में कहीं भी रह सकता है। ठीक है, तो हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां है? न्यूक्लियस के अंदर है। और अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो इसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी, स्थिति में अनिश्चितता कितनी होगी? न्यूक्लियस के व्यास के बराबर होगी। मतलब सीधा सीधा हम कहें कि डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 2 इंटू 5 फर्मी के इक्वल होगी। 2 इसलिए क्योंकि व्यास क्या होता है आपके? त्रिज्या का डबल होता है रेडियस का। और 2 इंटू 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर और 10 टू दी पावर माइनस 14 मीटर। दिस इज इक्वेशन 1। ये बात समझ में आई आपके? ठीक है, ये क्या है आपके? इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है। कहां? नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। अब ऐसा लिखने से पहले आपको ये रहता है कि सर डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे, लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? तो लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं कि इससे पहले आपको लैंग्वेज क्या लिखनी है कि माना इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर स्थित है। लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रॉन इज इन द न्यूक्लियस एंड नाभिक की त्रिज्या 5 फर्मी की कोटि की होती है एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 फर्मी। Therefore, uncertainty in the position of the electron will be equal to diameter of the nucleus. अतः इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता नाभिक के व्यास के बराबर होगी। अतः डेल्टा एक्स कितना आपके पास मिला? ये मिला। ठीक है, अब किसकी हेल्प से प्रूव करना है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से। तो क्या लिखेंगे? From uncertainty principle we know that क्या मिलेगा आपको? डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2। ठीक है, जहां एच क्रॉस कितना होता है आपके पास? h अपॉन 2 पाई। तो यहां से आपको डेल्टा पी एक्स कितना मिलेगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 2 इंटू 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स, इक्वेशन 2। ओके, और इक्वेशन 2 में डेल्टा एक्स की वैल्यू कहां से पुट कर सकते हैं हम? इक्वेशन 1 से। और h की वैल्यू आपको पता है प्लांक कांस्टेंट की। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। h इज इक्वल्स टू 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डेल्टा पी एक्स इज इक्वल्स टू 6.62 into 10 to the power minus 34 upon 2 into 3.14 into डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 10 to the power minus 14 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जो है आपके पास यूनिट किसकी? मोमेंटम की। अब इस चीज को अगर हम सोल्व करें, इसकी कैलकुलेशन करें, तो इसकी कैलकुलेशन, चलो इसकी कैलकुलेशन करके मैं आपको लिखता हूं, जब तक आप एक बार इसको लिख लीजिए। ठीक है, ओके। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आपको मिलती है लगभग डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू चल रहा है, ध्यान रखना, हम मिस्टेक कर देते हैं थोड़ी सी लिखने में। 1.054 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 20
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस इज इक्वेशन 3। ओके, अब देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में संवेग में जो अनिश्चितता आ रही है, अनसर्टेनिटी, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितनी है? इतनी। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है, संवेग है, वो कम से कम कितना हो सकता है? कम से कम कितना होगा? इसके इक्वल, इससे कम तो हो ही नहीं सकता, तो अनसर्टेनिटी से कम होने का मतलब है कि मोमेंटम जीरो में जा रहा है फिर। ठीक है, कम से कम इतना तो होगा, तभी तो इतनी अनसर्टेनिटी आएगी, उससे कम तो हो ही नहीं सकता। समझ रहे मेरी बात? कि अनिश्चितता के बराबर तो मोमेंटम होगा ही सही। क्वांटम में जब आप कैलकुलेट करोगे उससे कम तो नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर कम मिल गया तो फिर अनिश्चितता का सिद्धांत फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? अतः इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना होगा? देयरफॉर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, मोमेंटम भी कैसा आपके पास? मिनिमम मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, P मिनिमम इज इक्वल्स टू डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू 054 इंटू 10⁻⁻20 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज इक्वेशन 4। आई बात ये समझ में आपको? ठीक है, और अगर ऐसा है तो फ्रॉम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वी नो दैट, फ्रॉम थ्योरी ऑफ relativity we know that E is equals to P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर C4 का रूट, और P को कैसा ले रहा हूं मैं? P मिनिमम। ठीक है, जहां ये क्या होती है आपके पास? काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या होती है आपके पास? पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, हम एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन लेके काम कर रहे हैं कि इफ के इज वेरी वेरी लेस देन पी, मतलब गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा से बहुत कम हो, इफ काइनेटिक एनर्जी इज वेरी वेरी लेस देन पोटेंशियल एनर्जी, देन ई कितना मिलेगा आपको? रूट के अंदर पी मिनिमम स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन 5। ओके, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5, E approximately equals to 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिल रही है वो कितनी मिल रही है? लगभग 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ठीक है, अब देखिए, अब हम हमारा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या मानकर चले हैं शुरुआत से? आपने क्या सपोज किया? इलेक्ट्रॉन कहां है? न्यूक्लियस के अंदर, हम ऐसा मान रहे हैं, और प्रूव क्या करना है? न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर माना और उसकी एनर्जी कैलकुलेट की, तो उसकी एनर्जी कितनी आ रही है? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जब हम बीटा डीके में बात करते हैं, बीटा क्षय में, और बीटा क्षय क्या होता है? बीटा पार्टिकल क्या है? आपके पास इलेक्ट्रॉन ही होता है। आपने अल्फा बीटा गामा क्षय पढ़ा है 12th क्लास में। तो बीटा क्या है? बीटा जो डीके होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो जब प्रैक्टिकली बीटा डीके के हम एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि जब बीटा डीके होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलता है, वहां से इलेक्ट्रॉन का क्षय होता है, तो उसकी एनर्जी कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है? 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर वहां बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन का एमिशन कहां से हो रहा होता? नाभिक के अंदर से हो रहा होता। तो ये एनर्जी कितनी मिलनी चाहिए थी? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया है कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब वो बाहर आएगा तो उसकी एनर्जी कितनी मिलनी चाहिए आपको? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन प्रैक्टिकल रिजल्ट बीटा डीके के क्या कहते हैं?
कि कितनी होती है, 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि जो हमने इलेक्ट्रॉन को नाभिक के अंदर मान के जो कैलकुलेशन की है वो गलत है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रह सकता, इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस नहीं है नाभिक के अंदर। ये है आपके क्वेश्चन का प्रूफ। तो यहां लास्ट में आप लाइन क्या लिखोगे कि बट जब हम बीटा डिके के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहां जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट करने पे कितनी मिल रही है अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में है, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। अतः इलेक्ट्रॉन का नाभिक के अंदर अस्तित्व संभव नहीं है। आई बात समझ में? बड़ी इजी सी कैलकुलेशन है, ठीक है, आप इसको भी लिख लीजिएगा। मैं आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एक और एप्लीकेशन करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।